तो चलिए हम देख लेते हैं पहले कि जो हमने अपना 20वां मॉक टेस्ट लिया था, जो कि हमारा पहला मेगा टेस्ट था एग्जाम का डेट क्लियर होने के बाद, उसमें कैसा परफॉर्म किया है लोगों ने। मैं आपको बता दूं, ये जो मॉक टेस्ट आपका था टेस्ट नंबर 20, ये 2013 वाले एग्जाम के पैटर्न में था, यानी कि पेपर बहुत इजी लेवल का था। अब अगला जो मॉक टेस्ट होगा वो 2015 के लेवल पे होगा, फिर अगला मॉक टेस्ट 19 के लेवल पे होगा। यानी धीरे धीरे आपका जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और जब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको पेपर कैसे देना है। और अगले देखिए, आज 31 मई है, आज सबको ईद मुबारकबाद। और 28, 29, 30 को पेपर है, तो 28 से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपके 5 से 6 मॉक टेस्ट, यानी मैं संडे संडे की बात कर रहा था, मैं संडे से पहले भी, यानी हो सकता है कि मैं हर 10 दिन में 2 मॉक टेस्ट करा के, या हम कह सकते हैं कि अगले 30 दिन में हम 6 से 7 मॉक टेस्ट कराएंगे। तो जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन कीजिएगा इस कोर्स को। और मॉक टेस्ट देखिए, अब आपने सारा रिवीजन कर लिया, पढ़ाई कर ली है, मॉक टेस्ट जितना देंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे बेहतर होगा। जो 20वां मॉक टेस्ट था, थोड़ा उसका इसका देख लेते कि कंडीशन क्या है, क्या शेड्यूल है, क्या नंबर आया लोगों का। केवल 104 बच्चों ने अपियर हुआ थे, जिसमें से एवरेज, अब देखिए इसमें देख लेते हैं। ये जो आपके पहले नितिन खैरवाल थे, इनका 93.68% आया। नितिन जी फर्स्ट रैंक पे है। नितिन जी काफी अच्छे बच्चे हैं, मेरे यहाँ पे काफी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। नितिन, निखिल, संगीता, तीनों के नंबर बहुत अच्छे हैं, 90+ है। अभी आप कहेंगे सर 90+ कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी लेवल का था। अभी मैं आपको सॉल्व कराया था, मैंने पेपर आपको दिखाऊंगा, पेपर बहुत इजी लेवल का है। तो ये अब ये देखिए, अब ये निखिल हो गए, ये संगीता का 86.9 है, राजगुप्ता का 81.37 है, दिशांक का 78.73 है, प्रीति 77, यश का 76, वर्मा जी का 76, आंचल का 76, फैज मोहम्मद सिद्दीकी का 75, विनोद 75, राजीव कुमार 74। ठीक है, ये देखिएगा, अब आपको क्या गलती नहीं करनी है। मॉक टेस्ट देने से मालूम क्या चलता है बेटा? मॉक टेस्ट देने से मालूम चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट पे मेरे नंबर कम आ रहे हैं। उस पे ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम से पहले आपने रिवीजन कर लिया, सारी लेक्चर्स देख लिए, अब आपको केवल अपनी गलतियों पर फोकस करना है। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं आपको एक स्टूडेंट का मैं डिटेल दिखाता हूं। ठीक है, अब जैसे मैं एक स्टूडेंट खोल देता हूं यहाँ पे डिटेल। अब ये एक स्टूडेंट है श्वेता भारद्वाज, इनका 57.1 नंबर आया है, ये सिलेक्शन से बाहर है, 65 नंबर के आसपास नहीं आएगा सिलेक्शन। अब मैं श्वेता भारद्वाज आपको स्कोर दिखाता हूं। ठीक है, अब आप श्वेता भारद्वाज जी का स्कोर देखिए। इन्होंने टोटल 100 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिए हैं, और उसमें से 64 क्वेश्चन सही हैं और 30 क्वेश्चन गलत है। अगर श्वेता जी 64 क्वेश्चन सही करी थी और ये बाकी के 30 गलत ना चूज की होती, तो इनका नंबर 64 के आसपास होता। हम कहते चले 2-4 क्वेश्चन तुक्का लगता, 60 नंबर आता, ये सिलेक्शन के करीब रहती। लेकिन जो उन्होंने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, इससे कितना नंबर इनका माइनस हो गया। आपको मॉक टेस्ट से यही सीखना है कि कितने कम से कम गलत क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, आप सोचिए आपके एग्जाम का लास्ट डेट है, बहुत कम समय बचे हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, मेरे एप्लीकेशन में लगे 20 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, बाकी ढेर सारे एमसीक्यूज अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये इस तरह से स्कोर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन में बच्चे को और दिखा दे रहा हूं आपको स्कोर, देखिए। अब ये देखिए, एक है अमन अग्रवाल, मैं इनका स्कोर आपको दिखाता हूं। अमन अग्रवाल जी 45 नंबर पाए हैं। इन्होंने 100 क्वेश्चन किया, 49 सही था, 31 गलत था। 13 इन्होंने अनअटेम्प्ट किया था, बाकी 7 क्वेश्चन कुछ गलत क्वेश्चन थे, तो उनको ग्रेस मार्क मिले। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये स्टोरी है कि कैसे कितने बच्चों ने टॉप किया, कौन पाए। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम देखते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते हैं, जो हमने मॉक टेस्ट किया था। एक बार चलिए उसको सोल्यूशन वाइज देखते हैं, आपके सामने सॉल्व करते हैं, और आप देखिएगा कि प्रैक्टिस पे कहां आपसे गलती हुई और कैसे आपने गलत आंसर चूज किया। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मॉक टेस्ट नंबर 20, जो कि आपका पहला मेगा टेस्ट था, और जो अब आपको बहुत अच्छी तैयारी कराने वाला है आपके आरआरबी एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन बहुत इजी, मैंने कहा ना पेपर 2013 के लेवल पे था, बहुत इजी क्वेश्चन था, और इस पेपर में जिसके भी नंबर 75 से कम आए हैं, टू बी ऑनेस्ट आप सिलेक्शन से थोड़ा दूर है। जिनके नंबर 65 के ऊपर है वो ठीक है, अच्छी बात है। अगला टेस्ट होगा थोड़ा सा और हाई लेवल जाएगा, उसमें आपका 60 से 65 नंबर आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था। इसमें से कौन सा सॉलिड डोजेस फॉर्म है? आपको पता है, 4 ऑप्शन दिया है, सिरप, टैबलेट, इमल्सन, सस्पेंशन। सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन तीनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही था, टैबलेट। जो लोग लाइव लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया था या फिर दिया था, तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को बताते चलिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए बाइंडर। टैबलेट में बाइंडर क्या करता है भाई? बाइंडर मतलब बाइंड करना, बांधना। अब होता क्या है कि जब कोई टैबलेट होता है उसमें कई सारे पड़ते हैं इंग्रेडिएंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है, डाइल्यूएंट है, प्रिजर्वेटिव है, टेस्ट इंक्रीज के लिए कुछ चीजें हैं, तो काफी चीजें जो उसमें ऐड होती हैं, मिलती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको आपस में सबको बांधने के लिए बाइंडर डालना होता है। तो क्या ऑप्शन है 4, इनहांस डिसइंटीग्रेशन? नहीं। होल्ड द पाउडर पार्टिकल टुगेदर, सही, पार्टिकल टुगेदर करना। ये दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि विच डोजेस फॉर्म इज अ बाइफेजिक लिक्विड सिस्टम। ओके, बाइफेजिक का मतलब जिसमें लिक्विड और सॉलिड या दो अलग अलग लिक्विड अलग अलग नेचर के, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक, आपको साथ साथ दिखाई दे। जैसे आप चीनी और पानी, चीनी अलग है पानी अलग है, दोनों अलग अलग फेज हैं, लेकिन जब आप मिलाते हैं घुल जाता है तो चीनी दिखाई नहीं देता, केवल पानी दिखाई देता है, वो मोनोफेजिक हो गया। तो सोल्यूशन मोनोफेजिक है, एलिक्सर भी मोनोफेजिक है, टिंक्चर भी मोनोफेजिक है, लेकिन इमल्सन में आपको वाटर और ऑयल अलग अलग फेजेस दिखाई देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज द बाइफेरिक। ऑप्शन नंबर 2 3 सी इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इन अ कैप्सूल फॉर्मुलेशन व्हाट इज द रोल ऑफ डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट क्या होता है? मैंने क्या बताया, कभी कभी जब कैप्सूल का साइज बड़ा हो और हमारा ड्रग बहुत कम क्वांटिटी में हो, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग होती है 0.25 मिलीग्राम, 0.1 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम, अब इतना कम दवा को अगर हम टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में बनाएंगे तो कैप्सूल कितनी भी छोटी साइज के लिए लेंगे उसमें बहुत खाली रहेगा। तो कभी कभी उसका बल्क बढ़ाने के लिए, उसको ज्यादा करने के लिए हमें कुछ चीजें ऐड करनी होती है, उसी को हम लोग डाइल्यूएंट कहते हैं। देखो उसने डाइल्यूएंट का क्या काम है, 4 ऑप्शन दिया है। इंक्रीज द बल्क, लुब्रिकेट पाउडर, मास्क बिटर टेस्ट या प्रमोट डिसइंटीग्रेशन। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ये कॉन्सेप्ट सब आपको क्लियर होकर, मैंने क्लासेस आपने लिया है, जो मैंने आपको 80-85 क्लासेस लिया है यूट्यूब पे, अगर आपने सारा रिवीजन 2 बार कर लिया, पढ़ लिया ना, इस सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली हो जाएंगे। और ये पेपर तो बहुत इजी था। मॉक टेस्ट नंबर 21 थोड़ा सा टफ होगा और आपकी आरआरबी तैयारी को बेहतर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू इवेलुएट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैबलेट। व्हाट इज द यूनिफॉर्मिटी? भाई एक बार में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख टैबलेट मशीन से निकलती है और सारे टैबलेट्स जो हैं एक बराबर साइज और शेप के होने चाहिए, इसी कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। अब इसे कैसे चेक करेंगे, किस मेथड से आप चेक करेंगे कि टैबलेट हमारी यूनिफॉर्म है कि नहीं? 4 ऑप्शन है, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन, डिसोल्यूशन और हार्डनेस। क्या ऑप्शन है आपको पता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है, वेट वेरिएशन। अगर वो पतला छोटा, कोई अब टैबलेट पतला बन जाए, कोई टैबलेट मोटा बन जाएगा, कोई चौड़ा बन जाएगा, कोई छोटा बन जाएगा, तो सबके वेट वेरी करेंगे। तो वेट वेरिएशन से हम इसको चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सपोजिटरी बेस। आपको पता है सपोजिटरी क्या होता है? ये एक तरह से कोन के फॉर्म में होता है, इसमें हम ड्रग को डिसॉल्व करते हैं किसी बेस के साथ। बेसिकली बेस बेस जो होता है वो फैट होता है, तो उसी बेस को हम फिर इंसर्ट करते हैं कैविटी में और बॉडी टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाता है। इस तरह से वो इंसर्ट होता है, ये लोकल एक्शन करता है। तो पूछ रहा है कि इसमें सपोजिटरी का मेन बेस क्या है? शुगर नहीं, वो तो सिरप में होता है। कोका बटर या पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, सोडियम क्लोराइड या एल्कोहल। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोका बटर एंड फिनाइल। जितने लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू द स्किन। स्किन की द्वारा कौन सा डोजेस फॉर्म हम स्किन के द्वारा एंटर करते हैं? ऑइंटमेंट, ऊपर क्रीम लगाते हैं, स्किन से ही जाता है, वेरी गुड। सिरप, सिरप तो स्किन से नहीं पिलाते भाई। ग्रेन्यूल्स, ये भी तो मुंह से खिलाते हैं। इंजेक्शन तो हम डायरेक्ट ब्लड में लगाते हैं, स्किन में नहीं लगाते हैं, स्किन के अंदर ब्लड में लगाते हैं। इसका मतलब ऑइंटमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही। अब ये सब क्वेश्चन से गलत हो रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी आरआरबी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पेपर गलत हो ही नहीं चाहिए। 75 से कम नंबर तो इसमें आना ही नहीं चाहिए था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और टैबलेट। टैबलेट्स के लिए हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट मैं आपको समझा दूं पहले, अगर आपने मेरी क्लासेस ली है तो पता होगा। टैबलेट्स को हम हार्ड बनाते हैं, इसलिए हार्ड बनाते हैं ताकि जब टैबलेट पैकिंग के लिए जाए, कोटिंग के लिए जाए या ट्रांसपोर्टेशन में जाए तो टैबलेट हील डूल के टूट न जाए। अब इतना भी हार्ड ना बना दे कि पेट में जाके घुले ही ना, इसीलिए टैबलेट के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है कि हमारे पेट में जाके हमारे गैस्ट्रिक मीडिया में कितनी देर में डिसॉल्व हो जाएगा, कितनी देर में टूटेगा, जब टूटेगा तो डिसॉल्व होगा, इसीलिए करते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। 4 ऑप्शन दिया है। ड्रग रिलीज रेट को मेजर करने के लिए, टू इंश्योर द टैबलेट ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट के लिए, एस टैबलेट हार्डनेस के लिए, टैबलेट की थिकनेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, टैबलेट ब्रेक हो जा रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ये सही है। जो पहला वाला ऑप्शन है, कुछ लोगों ने पहला भी गलत ऑप्शन लगाया था, मैंने देखा था, वो डिसोल्यूशन टेस्ट है, नौ की डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन का काम केवल तोड़ना है।
ड्रग का रिलीज जो है वो डिसोल्यूशन टेस्ट से मालूम चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच इंग्रेडिएंट इज कॉमनली यूज्ड एज द स्वीटनर इन सिरप? सिरप को मीठा करने के लिए हम कौन सा एजेंट एज डालते हैं एज अ स्वीटनिंग एजेंट? बहुत इजी है। सोडियम क्लोराइड तो नमकीन होता है, सुक्रोज मीठा होता है, सिट्रिक एसिड खट्टा होता है, मैग्नीशियम स्ट्रेट का कोई टेस्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सुक्रोज। इनका पेपर बहुत इजी था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म? इसमें से कौन सा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है? जेल, सोल्यूशन, पाउडर या टैबलेट? सबका आज जवाब पता था। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्यूशन। बी जो है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म है और सी और डी जो है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था देखिए, द डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर अ डोजेस फॉर्म प्राइमरली इवेल्युएट्स। जो डोजेस फॉर्म होता है डिसोल्यूशन टेस्ट से क्या मालूम चलता है? थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था मैंने, बताइए क्या होता है। फिजिकल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ड्रग रिलीज चेक करते हैं, यूनिफॉर्मिटी चेक करते हैं या मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक करते हैं? तो आपको पता है, मैंने कहा था ना। यस, ऑप्शन नंबर बी सही है, ड्रग का रिलीज क्या है मीडियम में वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव इन लिक्विड डोजेस फॉर्म? लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है टैबलेट के कंपेयर में जल्दी खराब होता है, क्योंकि एक बार ढक्कन अगर खुल जाता है तो वो कंटामिनेट होता है, एयर के साथ कांटेक्ट करता है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, इसलिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन आपको बताना है, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए, विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए, अनप्लीजेंट ऑर्डर महक को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्लियर हो गया ना, क्यों डालते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते बेटा। विच डोजेस फॉर्म इज डिजाइन टू रिलीज द ड्रग ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड? बहुत लंबे समय तक कोई ड्रग, अगर मान लीजिए हमने कोई ड्रग खाया और उसका असर 6 घंटे 8 घंटे में खत्म हो गया, लेकिन कोई ऐसी ड्रग है जो धीरे धीरे रिलीज हो रही है तो लंबे समय तक हमारी बॉडी में चलेगी, तो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए हम किस तरह का ड्रग डिजाइन करते हैं? इमीडिएट रिलीज, तुरंत खाए तुरंत घुल जाए, सस्टेन्ड रिलीज, इफरवेसेंट या च्यूएबल? क्लियर, सस्टेन्ड करे लंबे समय तक, ऑप्शन नंबर बी सही है। पेपर होने का बहुत इजी था। इस पे अगर जिसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना भाई, सॉरी टू से, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, बस आप फॉर्म भर के भीड़ बढ़ा रहे हैं। आपको सिलेक्शन लेना है ना तो थोड़ी सी मेहनत किए होते, मेरी लेक्चर्स देखे होते। अभी भी जो लोग टाइम नहीं दे पाए, नहीं पढ़ पाए थे, अभी भी 6 से 8 घंटे रोज पढ़िए, सारे काम बंद कर दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, जहां भी जा रहे प्राइवेट नौकरी बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए। ये 1 महीना अगर आपने आपको दे दिया ना तो जीवन सफल हो जाएगा भाई। ये रोज खटर पटर से मुक्त हो जाओगे प्राइवेट नौकरी से। ठीक है, विच इवेल्युएशन टेस्ट इज स्पेसिफिक टू ऑइंटमेंट एंड क्रीम? ऑइंटमेंट क्रीम के लिए बहुत सारे इवेल्युएशन टेस्ट होते हैं, इसमें से कौन सा बेसिकली उनके लिए है? स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, वेट वेरिएशन और डिसइंटीग्रेशन। देखिए, फ्रेडेबिलिटी, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन टैबलेट्स के लिए होता है। स्प्रेडेबिलिटी मतलब कितनी तेजी से फैल रहा है आपके स्किन पे। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग? जब टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम लुब्रिकेंट डालते हैं। लुब्रिकेंट क्या डालते हैं, इसका पहले ऑप्शन मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, हॉपर होता है, एक मशीन का ऊपर हॉपर होता है जिसमें पाउडर भरा होता है, वो पाउडर नीचे गिरता है और टैबलेट पंच होता है। अगर वो पाउडर हॉपर के बर्तन में चिपकने लगेगा ना तो पाउडर कभी ज्यादा गिरेगा, कभी कम गिरेगा, कभी ज्यादा गिरेगा, कभी कम गिरेगा, तो वेट वेरिएशन आएगा। तो किस लिए डालते हैं लुब्रिकेंट? ताकि वो हॉपर से प्रॉपर फ्लो रहे पाउडर का, टू इंप्रूव फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल, टू बाइंड पार्टिकल टुगेदर, टू एनहांस ड्रग एब्जॉर्प्शन, टू इंक्रीज टैबलेट हार्डनेस। ऑप्शन पता हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, टू इंप्रूव फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। विच डोजेस फॉर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर रैपिड रिलीफ ऑफ एपिलेप्टिक सीजर? एपिलेप्टिक सीजर, अगर किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी हो रही है उसको हम फेनिटोइन वगैरह ड्रग देते हैं, कार्बामाजिपिन देते हैं, सोडियम वोल्फ्रेट देते हैं, तो उस केस में हम उस टैबलेट को किस फॉर्म में डिजाइन करते हैं कि पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाए? सस्टेन्ड रिलीज, ये तो धीरे धीरे करेगा, इंट्रावेनस इंजेक्शन, ओरल सिरप, टॉपिकल। देखिए, हम व्यक्ति को सिरप और टैबलेट ही देते हैं, लेकिन अगर किसी को अचानक से तुरंत रिलीफ देना है तो आईवी इंजेक्शन इज द बेस्ट फॉर्म। ये इस तरह के क्वेश्चन आते थे। सोचो 2013 के आपके आरआरबी के एग्जाम या उससे पहले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते थे, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, लिवोडोपा आपको पता है इस्तेमाल होता है फॉर पार्किंसन डिजीज। ये किस फॉर्म में अक्सर दिया जाता है? सबलिंगुअल टैबलेट के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में, या नेजल स्प्रे के फॉर्म? तो अगर आपने खाया होगा लिवोडोपा, कार्बिडोपा, ये सब हमेशा टैबलेट के फॉर्म में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच डोजेस फॉर्म इज प्रिफर्ड फॉर डिलीवरिंग एंजाइलोलाइटिक ड्रग डायजापाम और एक्यूट एंजाइटी? जब एंजाइटी होता है तो एंजाइटी के लिए, चिंता और तनाव के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, खासतौर पे जो डायजापाम कैटेगरी की सारी ड्रग्स हैं, वो लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, फ्लोराजिपाम, ठीक है, वो बेसिकली किस फॉर्म में आता है? कैप्सूल के फॉर्म में, आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में, सपोजिटरी की, या एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के फॉर्म में?
ठीक है, तो इसका देखिए सही जवाब तो देखा जाए तो देखा यहाँ पे दिखा रहा है प्रिफर्ड फॉर डिलीवरिंग। अगर तुरंत एक्शन चाहिए होता तो हम आईवी की तरफ चलते, लेकिन यहाँ पे कैप्सूल इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि कैप्सूल जो होता है वो आराम से उसको डिलीवर करता है। ईआर का जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमको ये दवाइयाँ रोज देनी होती है। हम किसी व्यक्ति को अगर एक्सटेंडेड रिलीज बना के दे देंगे ना, पता चला वो धीरे धीरे दवा रिलीज हो रही है, वो सो ही जा रहा है, सो ही जा रहा है महीना डेढ़ महीना तक, इसलिए कैप्सूल के फॉर्म में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ट्रांसडर्मल पैच फॉर डिलीवरिंग क्लोनिडीन इन हाइपरटेंशन विद सीएनएस इफेक्ट। देखिए किसी व्यक्ति को अगर हाइपरटेंशन है और सीएनएस इफेक्ट के साथ साथ है, तो उसको हम क्लोनिडीन एक ड्रग देते हैं, क्लोनिडीन, और ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में देते हैं। तो ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में देने का फायदा क्या है? रैपिड ऑनसेट एक्शन है, सस्टेन ड्रग रिलीज है, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, या बोथ पीएनसी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा तो सस्टेन ड्रग रिलीज, लंबे समय तक बॉडी में रिलीज होता रहेगा, हमें बार बार मेडिसिन नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है बेटा कि जो फर्स्ट पास होता है, यानी कि जो ड्रग लीवर में जाके मेटाबोलाइज होकर वेस्ट हो रहा है, वो भी बचेगा, वो भी आपका हो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। विच डोजेस फॉर्म ऑफ एंटी डिप्रेसेंट लाइक फ्लोक्सेटिन इंश्योर बेटर पेशेंट कंप्लायंस। फ्लोक्सेटिन ड्रग आपको पता है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। किस कैटेगरी का ड्रग आता है? एसएसआरआई में होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएक्टिव इनहिबिटर। तो इस कैटेगरी के जो ड्रग्स होती हैं उनको आप किस फॉर्म में देते हैं? सोल्यूशन के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, आईएम इंजेक्शन के फॉर्म में, या इफर्मेशन टैबलेट? तो ये सारे के सारे जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं लगभग कैप्सूल के फॉर्म में ही आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नाइट्रोग्लिसरीन आप जानते हैं, किसी व्यक्ति को एंजाइना पेक्टोरिस होता है, हार्ट में पेन होता है, दवाई निकालता है, मुंह के अंदर डाल लेता है, दो डोजेस फॉर्म में आता है, 6.4 और 2.6 2.5 के फॉर्म में। तो पूछा जा रहा है कि ये टैबलेट किस फॉर्म में दिया जाता है? सबलिंगुअल, ओरल, सस्टेन रिलीज या टॉपिकल? मैंने कहा ना, तुरंत दर्द हो रहा है, जीभ के नीचे रखो, 2 मिनट में आराम हो जाता है। इट इज ऑलवेज गिवन इन सबलिंगुअल डोजेस फॉर्म, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता और क्विक एक्शन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते 22। विच डोजेस फॉर्म इज यूज्ड फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हार्ट फेलियर विद फ्यूरेसेमाइड। देखिए किस डोजेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम किसी व्यक्ति को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए? फ्यूरेसिमाइड के साथ। देखिए फ्यूरेसिमाइड कैसे काम करता है पहले समझिए। फ्यूरेसिमाइड एक डाययूरेटिक्स ड्रग है। क्या करता है? ये आपकी बॉडी से वाटर को बाहर निकालता है यूरिन के माध्यम से, ताकि हार्ट पे जो लोड है, ब्लड का लोड है, वो कम हो जाता है। तो इसको हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, जब अचानक कोई व्यक्ति इमरजेंसी है, तो हम किस फॉर्म में देंगे? टैबलेट देंगे, देर में असर करेगा, आईवी इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल पैचेज, या सिरप? इज्जत की बात है, सीधी सी बात है, बहुत सुंदर सी बात है कि इमरजेंसी के लिए आईवी इज द बेस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए पेपर कितना इजी है ना बेटा। 2012-13 का जो पेपर था, उससे पहले का भी ऐसे ही आता था, उस पर सिलेक्शन लेना कितना आसान था। कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बार का जो पेपर होगा 2019 वाले से भी टफ होगा, इसलिए आपके अगले जो मॉक टेस्ट में लेने वाला हूं, 6, 7, 5 जो भी लूंगा, आप सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। अगर आपको सिलेक्शन लेना, बिल्कुल सीरियस हो जाइए इसके लिए, और सब में कोशिश कीजिए कि आपका नंबर 60 से ऊपर आए, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब रहेंगे। बीटा ब्लॉकर ड्रग एटिनोलॉल जो है वो किस फॉर्म में दिए जाते हैं? च्यूएबल टैबलेट, ओरल टैबलेट, नेजल स्प्रे, या ऑइंटमेंट? दवाइयां आप खाते हैं गोली, टैबलेट के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ए सस्टेन्ड रिलीज फॉर्मुलेशन फॉर आइसोसार्बाइड मोनाइट्रेट? आइसोसार्बाइड मोनाइट्रेट क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस में हम देते हैं। इस टैबलेट को अगर हमने सस्टेन्ड रिलीज के फॉर्म में बना दिया, तो उसको देने का पर्पज क्या है? इमीडिएट रिलीफ, प्रोलॉन्ग थेरेपेटिक इफेक्ट, रिड्यूस्ड डोजेस फ्रीक्वेंसी, या दोनों? ऑप्शन सही। इमीडिएट रिलीफ तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि कोई भी दवा जो सस्टेन रिलीज होती है वो तुरंत असर नहीं करती है, धीरे धीरे करती है, देर तक करती है। दूसरा सही है, लंबे समय तक असर देगा। तीसरा सही है, डोजेस फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी अगर आपको एक टैबलेट, 2 टैबलेट रोज खाना पड़ता था, तो वो रोज खाने का काम घट जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 25। Which dosage form of aspirin is preferred as anti-platelet effect in cardiovascular disease? आपको पता है एस्पिरिन जो है वो पेन किलर भी है, लेकिन अगर उसका डोज बढ़ा दिया जाए 75-150 मिलीग्राम में, वो एज आ पेन ब्लड थिनर काम करता है, तो एंटी प्लेटलेट की तरह काम करता है। तो किस फॉर्म में आता है वो? बेसिकली टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन, सपोजिटरी, या सिरप? एस्पिरिन हमेशा टैबलेट के फॉर्म में ही आते हैं, एंटेरिकोटेड। चलिए, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और थायाजाइड आपको पता है दोनों डायूरेटिक्स हैं। ये कॉमनली किस फॉर्म में अवेलेबल है? देखिए पहले कितना इजी पेपर, केवल किस डोजेस फॉर्म में आ रहा है, एक से क्वेश्चन आता था। एक्स, अब जाके क्वेश्चन देखो, रिसेप्टर पूछ लेगा, मैकेनिज्म पूछ लेगा, एक्शन पूछ लेगा, उसके साइड इफेक्ट पूछ लेगा, लेकिन पहले पेपर इजी थे। तो ये वाला मॉक टेस्ट जो है पुराने पैटर्न में था। तो किस फॉर्म में आते हैं ये? टैबलेट, आईवी, ट्रांसपैचेस, सिंगल टैबलेट के फॉर्म में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, विच डोजेस फॉर्म ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन यूज्ड फॉर क्रोनिक मैनेजमेंट ऑफ एडिमा। एडिमा आप जानते हैं क्या होता है, पढ़ा होगा आपने मैनेकोलॉजी क्लासेस में, कि जब पैरों में जब किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का मरीज हो, लंबे समय तक वो दवाइयां खा रहा है, खासतौर पर टेल्मा 40 वगैरह, तो उसके पैर में आप देखते हैं सूजन हो जाती है। वो सूजन क्यों होती है? क्योंकि वहाँ फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। उसी डिपोजिशन को हम एडिमा कहते हैं। और एडिमा के लिए क्या करता है, हमें उसके बॉडी से फ्लूइड को निकालना है, तो फ्लूइड को निकालने के लिए हम क्या देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, जो कि हमारा है स्पाइरोनोलैक्टोन। किस फॉर्म में देते हैं? सस्पेंशन, कैप्सूल, इंजेक्शन या टॉपिकल जेल। हमेशा टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 28, 28, फॉर रैपिड डायूरेसिस इन पल्मोनरी एडमा। अगर किसी के लंग्स में पानी भर गया है, सूजन आ गया है, पल्मोनरी एडिमा है, तो उसमें हम फ्यूरिसिमाइड देते हैं किस फॉर्म में? और तुरंत रैपिड एक्शन करना ना है। मैंने कहा जब भी रैपिड होगा, इमरजेंसी होगी, तो किस फॉर्म में देंगे? तो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंट्रावेनस इंजेक्शन। 29 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एन ओरल सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स लाइक एमिलोराइड। देखिए, एमिलोराइड भी एक तरह का डायरेटिक्स है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, लेकिन ये खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है छोटे बच्चों के केस में। तो चार ऑप्शन पूछा जा रहा है। फास्टर एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पेडियाट्रिक पेशेंट, अवॉइड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, प्रोलॉन्ग एक्शन। ऑप्शन नंबर बी सही है, पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच डायूरेटिक डोजेस फॉर्म इज सुटेबल फॉर पेशेंट विथ स्वेलोइंग डिफिकल्टी। अगर कोई मरीज बुजुर्ग है या छोटा बच्चा है और वो टैबलेट को निगल नहीं सकता, तो उसके लिए कौन सा डोजेस फॉर्म बेहतर है? टैबलेट तो है ही नहीं, सस्पेंशन इज गुड, ट्रांसडर्मल पैचेस नहीं, आईवी भी नहीं। बच्चों के लिए बेहतर है, बूढ़ों के लिए बेहतर है कि आप उसको सिरप पिला दीजिए, सस्पेंशन पिला दीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन थे कोलोजी के सारे। अब बढ़ते थोड़ा सा हम कोग्नोसी की तरफ, क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन भी इजी है, अगर आपने कोग्नोसी पढ़ा होगा तो आपको बहुत मजा आएगा। विच डोजेस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रूड ड्रग लाइक सेना। सेना आपको पता है, कैसिया एंगस्टिफोलिया, और वो लग्जेटिव उससे ड्रग्स प्राप्त होते हैं। तो पूछा जा रहा है जो लग्जेटिव सेना से प्राप्त होते हैं वो किस डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है? टिंचर के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, इन्फ्यूजन के फॉर्म में, ऑइंटमेंट। देखिए, सेना से जो प्लांट्स में निकालते हैं, जो ड्रग निकलते हैं, वो टिंचर के फॉर्म में आपको दिया जाता है। इन्फ्यूजन भी हम दे सकते हैं यहाँ पे बना करके, लेकिन टिंचर के फॉर्म में ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ क्रूड ड्रग यूजिंग अ सॉल्वेंट। अगर हम किसी भी क्रूड ड्रग से उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैसिरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन। डिस्टिलेशन में बॉयल करते हैं, ठंडा करते हैं, ये है नहीं। सब्लिमेशन आपको पता है क्या है? यहाँ पे सही जवाब है मैसिरेशन करना। मैसिरेट करना, उसको भिगा के रखना, फिर उसको सोक करना, फिर धीरे धीरे लिक्विड को रिलीज करना। क्वेश्चन नंबर 33, विच क्रूड ड्रग डोजेस फॉर्म इज एन एल्कोहलिक प्रिपरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। प्लांट से जब किसी ड्रग का एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए हम सॉल्वेंट की जगह एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस सोल्यूशन, जो सोल्यूशन निकलता है उसे क्या बोलते हैं? उस एल्कोहलिक प्रिपरेशन को क्या बोलते हैं? डिकॉक्शन, टिंचर, पाउडर या सिरप। पाउडर सिरप तो नहीं है, टिंचर भी नहीं है, डिकॉक्शन हम कह सकते हैं यहाँ पे। डिकॉक्शन ऐसे चाय होता है, इसका सही जवाब टिंचर ही होगा। टिंचर के द्वारा है, क्योंकि टिंचर जो है वो एल्कोहलिक प्रिपरेशन है। और इससे पहले जो आपने क्वेश्चन देखा था यहाँ पे, या पूछ के आ रहा था कि क्रूड ड्रग लाइक सिरालैक्जेटिव, यहाँ पे हम इसको इन्फ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल नहीं बोला गया है, तो इसका जवाब इन्फ्यूजन सही होगा। इन्फ्यूजन चाय की तरह होता है, और इसका सही जवाब था टिंचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ परकोलेशन। क्रूड ड्रग एक्सट्रैक्शन में परकोलेशन आपने देखा, कुप्पी होती है, सॉल्वेंट डालते हैं, डिजोल्व करते हैं, रुई लगाते हैं, प्रैक्टिकल भी किया हो कॉलेज में। परकोलेशन का मेन पर्पज क्या है? क्रूड ड्रग को ड्राई करने के लिए, सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए, इंप्योरिटी को हटाने के लिए। आपको पता है एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एक्सट्रैक्ट सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट। क्वेश्चन नंबर 35, which analytical method is commonly used to identify the presence of alkaloid in crude drug। किसी भी क्रूड ड्रग में एल्कोलाइड है, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? किस मेथड से हम एल्कोलाइड को आइडेंटिफाई करते हैं? तो एल्कोलाइड के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है। टीएलसी के द्वारा, मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन के द्वारा, एस वैल्यू के द्वारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा। इसका सही जवाब है एल्कोलाइड के लिए हम लोग टीएलसी करके हम आइडेंटिफाई करते हैं, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 36, अ क्रूड ड्रग लाइक जिंजर, अदरक, जो हमेशा एंटी एमेटिक इफेक्ट देता है, उल्टी में आराम करता है, अगर किसी को उल्टी वगैरह हो जिंजर खिलाइए। किस फॉर्म में ये उल्टी के लिए जिंजर जो है वो अवेलेबल होता है? कैप्सूल के फॉर्म में, डिकॉक्शन के फॉर्म में, ऑयल के फॉर्म में, सपोजिट। जिंजर का जो काढ़ा बना के पियो कभी,
है ना, काढ़ा खांसी वासी में पीते हो, जी हाँ, डिकॉक्सन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, द सॉक्सलेट apparatus इज प्राइमरली यूज इन विच एक्सट्रैक्शन। आपको पता है, आपने जब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ा होगा, आपने मेरी क्लासेस पढ़ी होगी यूट्यूब पे मैंने डाली है, उसमें कई तरह का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मैंने बताया था, और एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन का मेथड बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कोल्ड इन्फ्यूजन के लिए, कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन के लिए, स्टीम के लिए, या सिंपल? तो जब लगातार हम एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में हीट प्रोसेस को सप्लाई करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन। इसका एग्जांपल है सॉक्सलेट। ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 38, विच पैरामीटर इज इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ ए क्रूड ड्रग? किसी भी क्रूड ड्रग की प्योरिटी को पता करने के लिए हम किस पैरामीटर को इवेल्युएट करते हैं या चेक करते हैं? तो चारों ऑप्शन है, फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल को चेक करके, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली है उसके अंदर कोई फॉरेन मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वही तो इम्प्योरिटी होती है, उसी को चेक करने के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 39, विच डोजेस फॉर्म ऑफ क्रूड ड्रग लाइक क्लोव? क्लोव लौंग जानते हैं, लौंग का तेल आता है, दांत में लगाते हैं, दांत का दर्द ठीक हो जाता है, टूथेक के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन रेडी करा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लोव जो है पूछा जा रहा है कि वो जो किस डिस्टिलेशन से जब हम निकालते हैं तो किस फॉर्म में मिलता है हमको? वोलेटाइल ऑयल के फॉर्म में, टिंचर के फॉर्म में, इन्फ्यूजन फॉर्म में, पाउडर? क्योंकि क्लोव से ऑयल निकलता है, वोलेटाइल ऑयल। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40, द एस वैल्यू, किसी भी क्रूड ड्रग का जब हम एस वैल्यू चेक करते हैं तो वो एस वैल्यू क्या बताता है? देखिए एस वैल्यू क्या होता है, किसी भी मटेरियल को, क्रूड ड्रग को लीजिए आप, हाई टेम्परेचर पे 700, 800, 1000 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम गर्म करते हैं, भट्टी में डालते हैं, तो ऑटोमेटिक जिसके उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जल के राख होकर धुआं बन के उड़ जाते हैं। धुआं बन के उड़ जाते हैं, बचते ही नहीं है, सिर्फ उसमें इनऑर्गेनिक कंटेंट जो कि पाउडर के एस के फॉर्म में हमें मिलता है। तो पूछ रहा है कि किसके लिए करते हैं एस वैल्यू? ऑर्गेनिक कंटेंट पता करने के लिए, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी पता करने के लिए, मॉइस्चर के लिए, वोलेटाइल के लिए। तो सीधी सी बात है, मैंने बता दिया आपको कि इनऑर्गेनिक चीजों को पता करने के लिए हम एस वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज एब्जॉर्ब्ड मोस्ट रैपिडली इनटू ब्लड स्ट्रीम? भाई दवा खाते हैं, ब्लड में जाता है, तो कौन सा सबसे जल्दी ब्लड में पहुंचेगा? तो ये तो बहुत इजी सवाल हो गया भाई, कक्षा 8-9 के बच्चे बता देंगे इसको। तो टैबलेट, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, ओरल सस्पेंशन, सबसे ज्यादा टैब इंजेक्शन, उसके बाद सिरप, सस्पेंशन, उसके बाद टैबलेट, फिर ऑइंटमेंट। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म? बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए कई सारे ऑर्गन होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है जहां पे सभी दवाइयों का, सभी मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म होता है? बहुत इजी है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, लीवर। चलिए, विच डोजेस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सस्टेन ड्रग रिलीज इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? जीआईटी में हम कौन सा ऐसा डोजेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जो धीरे धीरे ड्रग को पहुंचाए? सस्टेन की बात हो रही, ओरल टैबलेट नहीं, ओरल सस्पेंशन भी नहीं, आईवी तो तुरंत पहुंचा देगा, ट्रांसडर्मल पैचेस, जी हाँ, स्किन के अंदर जब पैच लगाते हैं तो धीरे धीरे रिलीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑर्गन सिस्टम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग? हमारे बॉडी में दो जो ड्रग्स होती है, दो फॉर्म में होती है वाटर सोल्यूबल, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है लाइपोफिलिक। हाइड्रोफिलिक ड्रग जो है वो हमारी बॉडी में यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो लाइपोफिलिक ड्रग है पहले उसकी पोलैरिटी चेंज होती है, फिर वो मेटाबोलाइज होकर बाहर निकलता है। तो पूछ रहा है वाटर सॉल्युबल ड्रग किस फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है, किस सिस्टम के द्वारा? तो बहुत ईजी है यार, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम एक्सक्रीशन है नहीं, यूरिनरी सिस्टम का काम है, रिस्पायरेटरी का काम नहीं है, कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरिनरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज द मेन एडवांटेज, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल डोजेस फॉर्म? अगर टैबलेट की जगह पे हम सबलिंगुअल टैबलेट्स खाते हैं, जीभ के नीचे रखने वाला, तो सबसे ज्यादा काम क्या है उसका? पहली बात तो तुरंत एब्जॉर्ब होगा, दूसरा वो पेट में नहीं जाएगा तो लीवर में नहीं जाएगा, तो उसका फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। एब्जॉर्ब स्लोअर, गलत। दे अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर, बिल्कुल सही। दे प्रोवाइड ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये तो नहीं सही है। दे रिक्वायर हाई डोज इफिकेसी, ये भी नहीं सही, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following dosage form is most appropriate for a patient who cannot swallow pills? जो व्यक्ति दवाइयों को निगल नहीं सकता उसके लिए सबसे बेहतर डोजेज फॉर्म क्या है? आईवी तो सबसे बेस्ट है, लेकिन आईवी में दर्द होगा उसको। ओरल सस्पेंशन, सबलिंगुअल टैबलेट, रेक्टल सपोजिटरी, ऑप्शन नंबर बी है, सबसे इजी होता है सिरप पिलाना, बच्चों को पिला सकते हैं, बूढ़ों को पिला सकते हैं, किसी को पिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है।
Which organ system is responsible for the absorption of nutrients and most drug from GIT? GIT में हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं, उस जीआईटी में पूछ रहा है कि कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम द्वारा खाने का पाचन होता है। तो यार पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इतना इजी पेपर भी क्या ही बना दिया। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following dosage form is commonly used to target local effect in respiratory system? अगर किसी व्यक्ति को रिस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, सांस फूल रही है, अस्थमा का मरीज है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो कौन सी दवा डायरेक्ट यहां पे असर करती है? इनहेलर, कैप्सूल, टॉपिकल क्रीम या ट्रांसडर्मल पैचेस? आपको पता है इसके लिए हम इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द मेजॉरिटी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन टिपिकली ऑकर्स? किस डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में सबसे ज्यादा जो दवाइयां हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है? अब आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कौन सी पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, डूडुनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, कोलन, सीकम और रेप्टम। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके किस पार्ट में बताइए? 4 ऑप्शन है, स्टमक, डुओडुनम, लार्ज इंटेस्टाइन, जेजुनम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेजुनम। जेजुनम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसको याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। फॉर अ ड्रग दैट रिक्वायर कंट्रोल्ड रिलीज ओवर द टाइम, विच डोजेस फॉर्म इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रिस्क्राइब? कोई दवा लंबे समय तक बॉडी में असर करे तो कौन सा डोजेस फॉर्म है? बहुत बार आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ईआर टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 51 आते थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग आते हैं बायोटेक की तरफ या बायोकेमिस्ट्री की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? जीएमओ। आजकल देखिए ना आप लोग नए नए बैक्टीरिया, वायरस या कई कई ऑर्गेनिज्म को भी हम मॉडिफाई करके कुछ नया यील्ड निकाल रहे हैं, कुछ नई वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं। ये किस मेथड से होता है? पीसीआर या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या आरडीएनए टेक्नोलॉजी या वेस्टर्न ब्लॉटिंग? तो आजकल जो आप नए नए इंसुलिन, हार्मोन इंजेक्शन ये सब प्राप्त कर रहे हैं, वैक्सीन प्राप्त कर रहे हैं, वो सभी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन नंबर बाद, बीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने बायोटेक थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग पहले। हाँ, आपके जवाब आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए सही है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जेम्स इनटू प्लांट सेल? कोई भी फॉरेन जीन को किसी प्लांट के अंदर अगर इंसर्ट करके उसके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, कुछ नए कैरेक्टर डेवलप कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या वेस्टर्न ब्लॉटिंग? जी हाँ, एक नई चीज हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं बेटा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बायोरिएक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी में बायोरिएक्टर क्या होता है आपको पता होगा। जब हम बड़े बड़े कुछ चीजें बनाते हैं, कोई सोल्यूशन बनाते हैं, या हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ हम नई चीज तैयार करते हैं, तो एक तरह का बड़ा सा टैंक होता है जिसके अंदर हम चीजों को, बैक्टीरिया कल्चर को डाल करके, एक सप्लीमेंट को डाल करके हम उसमें से प्रोसेस करते हैं। तो माइक्रोबियल कल्चर को स्टोर करने के लिए होता है, प्रोटीन को हार्वेस्ट करने के लिए होता है, सेल कल्चर को मेंटेन करके प्रोडक्शन करने के लिए होता है, या आइसोलेट? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली इंजीनियरिंग ड्रग? इसमें से कौन सी दवाइयां हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग तरीके से यूज की जाती है? इंसुलिन जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन तो केमिकल मेथड से बनाया गया है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक वो भी केमिकल बैक्टीरिया से निकाला गया है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड से जो है वो इंसुलिन को बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन बॉडी? बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल आप जानते हो जो बड़े पार्टिकल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, ये मैक्रोमोलिक्यूल है। कैल्शियम, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, ये सब माइक्रोमोलिक्यूल है। तो हमारी बॉडी में इसमें से कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड हमारा जो है माइक्रो में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ी, याद है? मैंने कहा ना बायोकेमिस्ट्री से भाई सारी साइकिल याद कर लेना, पढ़ाया मैंने सबका ट्रिक बताया कैसे याद करना। ग्लूकोज से 6 फास्फेट, ग्लूकोज से 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। याद है पूरा प्रोसेस? तो उस पर जो एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है? मैंने कहा जब भी किसी भी ग्लूकोज को हम फास्फोराइलेशन करते हैं तो वहां पे काइनेज एंजाइम लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हेक्सोकाइनेज।
विच विटामिन इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस। कोलेजन क्या होता है आपको पता है, हमारी बॉडी में जो वेसल्स होती हैं वो कोलेजन की बनी होती हैं। जब लोग जिम वगैरह जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ करते हैं, मजबूती करते हैं, तो उनके बॉडी में कोलेजन मजबूत हो जाते हैं। और कोलेजन को मजबूत करने में एक विटामिन बहुत जरूर जोरदार है। खट्टा खाइए, शरीर ठीक रहेगा। आपको ट्रिक मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 59, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एमआरएनए इनटू प्रोटीन। आपको पता है एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए बनने पे सिखाया सब। सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, और फिर आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज द एनर्जी कैरियर इन सेल। देखिए यहाँ पे आपको बहुत लोग का मैंने देखा टेस्ट में जवाब गलत हो गया है। किसी ने एनएडीएस लगाया है, किसी ने एफएडीएस लगाया। एनएडीएस और एफएडीएस इलेक्ट्रॉन कैरियर है भाई, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करके आगे बढ़ाता है, एनर्जी कैरियर नहीं है। एनर्जी कैरियर एटीपी होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग का गलत है क्योंकि जवाब बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। एक हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट काम कर रहा है, उसमें से कौन सा उसका काम नहीं है? मेडिसिन डिस्पेंस करना मरीजों को, बिल्कुल इसका काम है। इंजेक्शन लगाना, वो भी आईवी। काउंसलिंग करना, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट पे कॉन्टेक्ट करना, जी हाँ, हमें इंजेक्शन लगाना हमारा काम नहीं है। हमें मजबूरी में करना पड़े अलग बात है, हमको सीखना पड़े अलग बात है, हम कर सीख लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमारा काम एज ए फार्मासिस्ट ये नर्सिंग का काम है। क्वेश्चन नंबर 62, What is the primary goal of medication therapy management? मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी दवा आप इस तरह से खिलाइए कि मरीज को साइड इफेक्ट ना हो। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कीजिए तो एंटीबायोटिक ऐसा हो उसके बॉडी में रेजिस्टेंट डेवलप ना हो। प्रॉपर जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है, जो आपके अस्पताल में अवेलेबल है, वो आपको मेडिसिन दिया जाए, इसी को बोलते हैं मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। इसका मेन पर्पज क्या है? टू इंश्योर द नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिटर्न, कितने प्रिस्क्रिप्शन रोज लिखे जा रहे हैं, इसके नंबर को बढ़ाना, धंधा बढ़ाना। ये गलत तरीका, इलीगल है। टू इनहांस पेशेंट एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन मतलब जो मरीज को दवा दी जा रही है वही खाए, अपने से एक्सपेरिमेंट ना करे। मेडिकेशन कॉस्ट को कम करना, ओवर द काउंटर मेडिकेशन को बढ़ाना नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, पेशेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवा को खाता रहे। क्वेश्चन नंबर 63, इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, कोई अस्पताल हम बनाते हैं तो व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोई क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या बेस पर्पज है? ड्रग इन्वेंट्रीज को मैनेज करना, monitoring and advising of medication therapy for patient, purchasing pharmaceuticals, providing hospital staff with hospital नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है, मेडिकेशन थेरेपी पेशेंट को एडवाइस करना, मॉनिटर करना कि वो कैसे खा रहा है, प्रॉपर खा रहा है कि नहीं खा। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following is a key component of an antimicrobial stewardship program in hospital? अगर हम एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम चला रहे हैं हॉस्पिटल में, उसका मेन पर्पज क्या है? एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा हो, नहीं। एंटीबायोटिक जो इनएप्रोप्रिएट मैनर में खाया जा रहा है उसको कम करना, बिल्कुल सही। सेल्फ मेडिकेशन को अलाउ करना, मरीज अपने से दवाई खा ले, ये भी गलत है। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ज्यादा खाइए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंसिडरेशन व्हेन प्रिपेयरिंग आईवी मेडिकेशन। जब भी हम किसी हॉस्पिटल में आईवी मेडिकेशन बनाते हैं और किसी व्यक्ति को देते हैं, तो उस पर हमें किन बातों का ध्यान से ज्यादा रहता है? टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी मरीज को दवा लगानी है शाम को 6 बजे, और आपको लगा यार शाम को बहुत भीड़ हो जाएगी, हमको आईपीएल देखना है, फैलाना मैच आएगा, चलो दोपहर 12 बजे घोर घार कर रख देते हैं। ये गलत है, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, पूछ रहा है कौन कौन से मेजर कंसिडरेशन आपको ध्यान देना है, तो टाइम ऑफ एडमिशन बिल्कुल सही है। टेम्परेचर स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग का टेम्परेचर, अगर कोई ड्रग फ्रीज वाली है तो फ्रीज में होनी चाहिए, बाहर वाली है तो बाहर में। पेशेंट की एलर्जी को ध्यान देना, किसी किसी ड्रग को किसी ड्रग की सेंसिटिविटी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज फाउंड इन एल्कोहल। एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? केमिस्ट्रिक क्वेश्चन है, आपको पता है। ओएच ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या बेंजीन रिंग होता है, वही फीचर है। अब यहाँ बेंजीन रिंग का ऑप्शन दिया है क्या? ये नहीं, बेंजीन तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर विद कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, यानी बेंजीन की बात तो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 68 कह रहा है कि इसका आईपीएसी नाम बताइए, तो बहुत इजी है यार। 4 कार्बन मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड मतलब एन ब्यूटेन, सही दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड फॉर प्रिपेयरिंग ईस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर ईस्टर बनाना है तो आपको पता है कैसे बनता है।
ईस्टर के लिए हमें अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन कराना होता है। अल्कोहल और एसिड जब रिएक्शन करता है तो वाटर बाहर निकलता है और इस प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही है, एस्टरिफिकेशन। इन द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल और एसिड, तो लो वही सवाल आ गया, एल्कोहल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? कीटोन, ईस्टर, एल्कीन, एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी सही है, ईस्टर। अब आते हैं हम नॉन फार्मा वाले टॉपिक की तरफ। नॉन फार्मा टॉपिक पढ़ाया जाए या बस किया जाए? आपने तो खुद से पढ़ लिया होगा, इसको सॉल्व कर लिया होगा, इसकी मेरे ख्याल जरूरत है नहीं। चलिए करा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि भैया एक कार 60 किलो। देखिए ये पेपर मैंने कहा ना बहुत इजी पेपर है। ये जो पेपर नॉन फार्मा क्वेश्चन है बहुत इजी लेवल के हैं, ऐसा मत सोचिए कि ये इस बार आएगा, क्योंकि पुराने पेपर आए थे, प्रैक्टिस करानी थी, तो इसलिए मैंने 2012 उसके पहले के पेपर को मिला के ये मॉक टेस्ट बनाया था, इसलिए यह क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहा है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो 4.5 घंटे में कितना चलेगा? तो 60 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 6 चौक 24, 240, और आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 30, तो 270 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 270 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72, एक ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 180 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगी? तो 180 किलोमीटर को 72 से डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, 2 पॉइंट के समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 2.5। कर लोगे ना, बहुत इजी है भाई। क्वेश्चन नंबर 73, एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टहल रहा है, तो 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा उसको? तो भाई 25 किलोमीटर को 5 से डिवाइड कर दो, 50 आंसर कितना आ जाएगा? 5 घंटा लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, पहले आते थे, अब नहीं आएगा। अगले मॉक टेस्ट से तैयार रहना, क्वेश्चन हार्ड करने वाला हूं फिर, जो रियल लेवल है। क्वेश्चन नंबर 74, यहां कह रहा है कि 3x - 5 = 16, तो x की वैल्यू क्या होगी? अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये कहता है कि भैया आप 3x माइनस उधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x = 16 - 5। ठीक है, यहाँ 16 + 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाता है। तो 16 और 5 कितना होता है? 16, 16 + 5 कितना हो गया? 21। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21/3, आंसर आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 7। दूसरा तरीका करने का क्या है कि आप x की वैल्यू हर जगह रखिए। पहला आंसर दिया है 5, तो अगर x बराबर 5 रखेंगे तो 5 दिया 15, 15 - 5 = 16 तो नहीं होगा, 10 हो जाएगा। x बराबर 7 रख के देखिए, 7 त्रिक 21, 21 - 5 = 16, बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरह भी रख के आप बिना सोल्यूशन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, यदि 5x + 3 = 18 है तो x की वैल्यू क्या है? मैंने कहा दो तरीके सॉल्व करने के भाई। 5x = 18 - 3 हो जाएगा, उधर जाएगा क्योंकि 3 प्लस में था, तो 18 - 3 कितना बचा? 15। तो 5x = 15। अब x = 15/5, यानी x = 3, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। दूसरा तरीका भी क्या करना था, आप पहला ऑप्शन 3 वाला यहां रखिए, 5 तिहाई 15 + 3 18, हो गया काम। 76, यहां पे पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगा इस इक्वेशन में? 2 × x + 5 = 14। अब यहां वैल्यू रख के देख लेते, चलिए बहुत इजी है। x बराबर 4 रख के देखते हैं, तो 4 + 5 9 दूनी 18, गलत। x बराबर 2 रख के देखते हैं, तो 2 5 7 और 7 दूनी 14, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे सही है, x = 2। 77 चलते हैं, 250 का 20% कितना हो? देखिए 250 का 10% हो गया 25 रुपया, तो 20% हो गया 50 रुपया, ऑप्शन नंबर ए सही है 50। तो बहुत ईजी है यार, इतना आसान पेपर नहीं आने वाला। एक प्रोडक्ट जो है वो 80 रुपए का था, 15 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 15% का, तो कितना नया प्राइस हुआ? तो भाई 80 का 15% निकाल लीजिए, $80, यहाँ पे आप रुपए निकाल लीजिए भाई। 80 रुपए का 10% हुआ 8 रुपया, 5% हुआ कितना? 4 रुपया, तो 15% कितना हो गया? 12 रुपया, 8 4 12। तो 80 रुपये में से 12 रुपये घटा दीजिए, कितना आएगा? 68, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, द प्राइस ऑफ बुक, एक प्राइस किसी किताब की 120 रुपए से 150 रुपए कर दी गई है, 120 से 150, तो कितना परसेंट प्राइस बढ़ गया? देखिए 120 से 150 हुआ है, मतलब दाम कितना बढ़ा है? 30 रुपए बढ़ा है। दाम कितना बढ़ा है? 30 रुपए बढ़ा है। अब आपको निकालना है कि 120 का 30 रुपए कितना परसेंट हो? 120 का जो 30 रुपए है वो कितने परसेंट हो गया? तो 120 का जो है, अगर हम इसको मोटा मोटा निकाले, तो 120 का 10% हो गया 12 रुपए के आसपास, और बढ़ा कितना है? 30 रुपए, तो 12 दूना 24 और 6 30, यानी करीब
25% के आसपास बढ़ा है ऑप्शन। ये आप सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं तो बहुत आराम से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी मैथ थोड़ी सही है। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। एक स्टूडेंट जो है वो 60 में से 45 नंबर पाया, बताइए कितना स्कोर पाया। अबे भैया इजी है भाई, 45 गुणते 100/60 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको परसेंटेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, थोड़े से जनरल रीजनिंग की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 2, 6, 12, 20, 30, इसके बाद जो अगला डिजिट आएगा वो क्या आएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो अगला डिजिट क्या आएगा वो क्या आएगा, तो इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये 2 है, 2 के बाद हमारे पास क्या आया 6, तो 2 दूनी 4, यानी हर बार 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और +2 किया तो कितना हो गया 6। अब यहाँ पे अगला है 12, तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 +2 हो गया हमारा 6। अब हमारा अगला क्या है 12, तो हम इसको हमने पहले 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया और हमारा आ गया +2 कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, तो हमारा ये 6 आ गया था, ठीक है। अगले स्टेप क्या करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 चौक 8, अब प्लस करेंगे क्या हम 4, तो 2 चौक 8 +4 इक्वल टू क्या हो गया 12, यानी जिससे मल्टीप्लाई करना है वही जोड़ना है। अब अगला स्टेप क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करिए 20 कैसे आएगा, 2 × 8 = 16, ना 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 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 × 6 = 12, 12 × 6 = 18 हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 12, 3 के बाद 6, 6 के 2 × 20, 2 × 15 = 30, ऐसे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 12, ठीक है, 2 × 10 = 20 और 2 × 15 = 30, यानी 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15, यानी 3, 3 के बाद 3 गायब है, फिर 6 से 10 के बीच 4 का गैप है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए 3 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का, फिर यहाँ पे अंतर है 4 का, फिर यहाँ पे अंतर है 5 का, यानी अब अगला अंतर किसका आएगा 6 का। तो 2 6 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अगला अंतर आएगा 6 का, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 12, 2 × 10 = 20, 2 × 15 = 30, तो अब 6 का अंतर आएगा, तो 15 और 6 का अंतर आएगा, एक सेकेंड कहीं और मेरा ध्यान चला गया, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 10 = 20, 10 × 5 = 15, अब 10 के बीच 5 का अंतर था, तो अगला अंतर जाएगा हमारा 6 का। तो ये हमारा हो जाएगा 15 6 21, 15 6 21 होगा, बिल्कुल यहाँ पे 6 का अंतर आएगा, तो हम मल्टी करेंगे किससे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 6 21, तो 21 × 2 क्या होगा 42, ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी सही है, 42, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं भाई। इसको इरेज कर देते हैं, इरेज हो जाए भाई, इरेज हो जाए, इरेज हो जाए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं, इसमें से आपको ऑड वन पहचानना है। बुक पेन पेंसिल पेपर, पेन पेंसिल पेपर की आपको आदत है, बुक की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं हम लोग फिर से एक बार, और 83 देखते हैं क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा हमको भी बड़ा करके देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, 83 कह रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो मैच कर रहा है। देखो टाइगर और UJHFS, टी के बाद आता है यू, आई के बाद आता है जे, जी के बाद आता है एच, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है वो 1 लीटर बाद का है। तो एल के बाद क्या आएगा, IJKLM, एम आएगा, पहला वर्ड एम ही नोट कर लीजिए।
आई के बाद जे आएगा, तो एम और जे किस में मैच कर रहा है? पहला ऑप्शन सही है, एम जे। केवल दो ही पे हम क्लियर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हैंड का अगर ग्लव है तो पैर के लिए क्या रिलेशन है? पैर के लिए मोजा, जूता, बूट या सैंडल? तो हैंड के लिए ग्लव, तो पैर के लिए मोजा। ऑप्शन नंबर ए सही है, 100। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि पॉइंटिंग ए मैन, रवि ने एक व्यक्ति को दिखाते हुए कहा कि इसकी मां मेरी मां की एकलौती बेटी है। तो रवि और उस व्यक्ति में क्या रिश्ता है? मान लीजिए अगला व्यक्ति जो है वो कवि है, एक रवि और एक कवि। तो जो रवि कह रहा है कवि के लिए कि इसकी माँ, यानी रवि कह रहा है कवि की माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है। माँ की एकलौती बेटी है, इसका मतलब वो कौन हुए? एक दूसरे के भाई बहन हुए। यानी जो कवि की माँ और रवि एक दूसरे के भाई बहन हुए। तो रवि और कवि में क्या रिश्ता होगा? मामा भांजे का रिश्ता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर 86, एक व्यक्ति 20 मीटर चलता है नॉर्थ की तरफ, फिर 30 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ पेन का इस्तेमाल करते हुए। मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको पता है। आप पहले इसको, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए पहले आप ये बनाइएगा, नॉर्थ साउथ, ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिएगा, ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि पहले 20 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, भैया ये गया 20 मीटर, ठीक है। फिर गया 30 मीटर ईस्ट की तरफ, तो 30 मीटर 20 से इतना ज्यादा हो गया 30 मीटर। फिर गया 20 मीटर साउथ की तरफ, तो 20 मीटर यहां तक आ गया। तो पूछ रहा है कि उसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट दूरी क्या है। भाई अगर ये 20 यहां तक है और ये 10 है, तो इसका मतलब इसको अगर हम ऐसे खींच ले तो ये 10 हुआ, और ये भी कितना हुआ? 10 हुआ, क्योंकि 20 चला है। और क्योंकि ये दूरी यहाँ पे कितनी थी, क्योंकि ये 30 था, तो ये 30 होगा, ठीक है। अब आप पाइथागोरस के नियम के हिसाब से विकर्ण बराबर करके आप कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू जो आएगी वो 30 आएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस पेन का इस्तेमाल करके आप इस तरह से इसको यहाँ पे बेटा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट, देखिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसमें ना हमको डायग्राम देना चाहिए था फिर आंसर पूछना था। ये क्वेश्चन नंबर 87 गलत था, इसलिए सबको कॉमन नंबर इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है कि कोई फार्मासिस्ट, सभी फार्मासिस्ट अगर डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर्स जो है प्रोफेशनल हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, सभी फार्मासिस्ट डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर प्रोफेशनल हैं, तो सारे फार्मासिस्ट प्रोफेशनल होंगे, बिल्कुल सही। सारे प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होंगे, ऐसा नहीं है। सारे प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होंगे ये नहीं, क्योंकि सारे प्रोफेशनल जो है जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही हो। सारे प्रोफेशनल, कुछ इंजीनियर भी हो सकते हैं। नो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑल प्रोफेशनल्स आर प्रोफेशनल फार्मासिस्ट प्रोफेशनल। क्वेश्चन नंबर 89, इसमें से नेक्स्ट नंबर बताइए। 5 दूनी 10 प्लस 2 12, 5 तिहाई 15 प्लस 4 19, पचहम 25 प्लस 5 चौक 20 प्लस 6 26, तो पचहम 25 प्लस 8, 25 8 33। ऑप्शन नंबर इसका बी सही। इस सीक्वेंस से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें पूछ रहा है कौन सा कंक्लूजन गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 भी गलत था। इसमें हमको स्टेटमेंट देना चाहिए था, स्टेटमेंट हमने नहीं दिया, इसलिए भी गलत है। तो ऑप्शन इसके भी आपको ग्रेस मार्क मिले। आपके भी जो पेपर होंगे ना, 100 के 100 सही नहीं होंगे, एक दो क्वेश्चन हर साल फंसते हैं, उसमें ग्रेस मार्क सबको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि अब देखिए क्वेश्चन हो गया रीजनिंग का, जीएस का, कि 15वें प्रेसिडेंट भारत के कौन से थे। तो 15वें प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन नंबर सही है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, 2024 का आईसीसी 20 वर्ल्ड कप कौन जीता था? इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ठीक है। तो आपको जवाब इसका पता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही है, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 93, विच कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक, किस कंट्री ने होस्ट किया था? अगर आपको याद होगा तो ये फ्रांस ने होस्ट किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। 94, वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मेंटल एंड वेलबींग, क्लाइमेट चेंज। क्योंकि इस बार मानसिक संतुलन पे बहुत जोर था, ऑप्शन नंबर सी सही था, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। 95, यूनाइटेड किंगडम का 2024 में नया प्रधानमंत्री कौन बना है? बोरिस जॉनसन, ये तो पुराने वाले हैं, ऋषि सुनक, लिज ट्रस, किस्मत। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका मेरे ख्याल से, कीर स्टर्मर, ऑप्शन नंबर डी। एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा। 2025 का एएफसी एशियन कप किस कंट्री ने जीता था? इंडिया, जापान, कतर, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने जीता था भैया, क्योंकि ये फुटबॉल वगैरह तो इंडिया वाले तो खेल ही नहीं रहे हैं सही से, तो सऊदी अरेबिया ने जीता था।
क्वेश्चन नंबर 97, सबसे पहला सोलर पावर किस राज्य का एयरपोर्ट पूरी तरह से सोलर पावर पे डिपेंड हो चुका है? देश का पहला। केरल, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। क्वेश्चन नंबर 99, विच कंपनी किस कंपनी ने वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंट हार्ट को लॉन्च किया? किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया बेसिकली? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वो है हमारा MIT। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड फार्मासिस्ट वेलफेयर स्कीम? कौन भैया देवता है जिसने फार्मासिस्टों का कष्ट को समझा और फार्मासिस्ट वेलफेयर स्कीम 2024 में लॉन्च किया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र। अच्छे काम तो साउथ में ही हो रहे हैं। केरला। ऑप्शन नंबर सी सही, डी सही, सी सही है। और 2024 का नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए किसको मिला था? तो इसमें सलमान रशीदे हैं, पीटर हैंडगल है, इसमें मेरे ख्याल से हैन कॉन्ग जो है उसका सही जवाब है, उनको मिला था। ये कोरियन है और कोरियन को लिटरेचर मिला था उनकी बुक के लिए। तो ये रहे पूरे के पूरे 100 जवाब। आपके कितने स्कोर थे मैंने देखा, और बहुत से लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिया है। भैया अगला मॉक टेस्ट 3 से 4 दिन के अंदर होने वाला है, संडे का वेट नहीं करूंगा। तैयार रहिएगा, मॉक टेस्ट दीजिए। 5 से 6 मॉक टेस्ट आएंगे, 20 मॉक टेस्ट पुराने हो चुके हैं। प्रैक्टिस कीजिए, रिहर्सल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये बात आपको समझ लेनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन भी आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।